बड़ा मायका। साधना अपने घर की लाडली बेटी थी। आखिर वो लाडली होती भी क्यों नहीं, आखिर वो अपने इतने बड़े घर की इकलौती लड़की थी। ऐसे ही एक दिन साधना अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसकी माँ नीलम उसके पास आती है। बेटा, तुम अकेली इस कमरे में क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मॉम, आज मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आज मेरी सारी फ्रेंड्स बिजी है बिकॉज मेरे एक दोस्त की शादी है। सभी लोग वहीं पर है। तुम्हारे दोस्त की शादी है इसलिए सब वहाँ बिजी है। अरे जब सब लोग वहाँ है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने दोस्तों के साथ शादी में। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है जाने का। एक्चुअली क्या है ना, शादी में थोड़ा रश होता है। आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पर एडजस्ट भी कर पाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है वहाँ जाने का तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह खाली नहीं बैठने दूंगी। चलो तुम और मैं कहीं बाहर चलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर साधना खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ नीलम की मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त सावित्री से होती है। अरे सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? नीलम, यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सावित्री, ये है मेरी बेटी साधना। साधना, ये मेरी बचपन की दोस्त है सावित्री। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। नीलम, सच में तूने आज के जमाने में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है सावित्री। वैसे राज भी बड़ा हो गया होगा, कहाँ है वो? हाँ, बड़ा तो हो गया है, बस वो घर से आता ही होगा, इसीलिए तो उसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। घर से आता ही होगा मतलब ऑफिस से? अरे नहीं, वो दूसरे शहर जॉब करने गया था, इसलिए वहां से आ रहा है। उसने अपनी शिफ्टिंग यहीं करवा ली है, अब वो मेरे साथ ही रहेगा। खैर ये सब छोड़, मैं तो ये कह रही हूँ कि तू साधना को लेकर कभी घर आना। मेरा बेटा भी कुछ दिन घर पर ही है, तुम दोनों उससे भी मिल लेना। हाँ जरूर, हम कल ही तेरे घर आते हैं। बस तू अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, पर उससे पहले तू मुझे अपना नंबर तो दे दे। कई सालों बाद नीलम और सावित्री की मुलाकात होती है। इसके बाद उन दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और अगले दिन नीलम साधना के साथ सावित्री के घर जाती है, जहाँ साधना की मुलाकात राज से होती है। साधना को राज और राज को साधना पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं और इस तरह उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, साधना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं? हाँ राज, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वैसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर पहले तुम बोलो। साधना, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर यह दोस्ती मेरी साइड से प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा ही फील करने लगा हूँ। मैं भी राज। साधना और राज की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और बहुत जल्द नीलम और सावित्री की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। साधना और राज की जल्दी ही शादी हो जाती है, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ठीक ऐसा ही सावित्री के घर में भी होने वाला था। आज साधना की पहली रसोई थी और उसकी पहली रसोई करवाने के लिए सावित्री अपनी बहू साधना को किचन में ले जाती है, जहाँ वो उसको किचन में देखकर कहती है, माँ जी, ये रसोई है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको नहीं लगता हमारी रसोई कुछ ज्यादा ही छोटी है? आपको पता है जितना बड़ा आपका ये रसोई है ना, उससे कई गुना बड़ा मेरे घर का बाथरूम था। हाँ, पर जो भी है, अब यही मेरा ससुराल है। हाँ बेटा, हो सकता है, पर अब से यही तेरा घर है और तुझे इसी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। चल आजा, मैं तुझे बता दूं कौन सी चीज कहाँ रखी है। इस तरह सावित्री साधना को सब कुछ बताने लगती है। कुछ ही देर बाद साधना की पहली रसोई भी खत्म हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ साधना धीरे धीरे अपने ससुराल में अपना एडजस्टमेंट कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सावित्री के घर की पड़ोसन विमला आती है। सावित्री, ओ सावित्री, अरे अपने बेटे की तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। विमला की आवाज सुनकर सावित्री हॉल में आती है। विमला को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे विमला, तू यहाँ कब आई? मैं तब आई जब तेरे कानों में मेरी आवाज आई। ये बता, तूने अपने बेटे की शादी कब की? मुझे बताया भी नहीं। अरे अब तुझे कैसे बताती, तू यहाँ होती तभी तो तुझे पता चलता ना। तू तो अपनी सास के पास गई थी। हाँ ठीक है, अब बहू को भी दिखा दे। विमला की बात सुनकर सावित्री अपनी बहू को बुलाती है। सास की आवाज सुनकर साधना अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया।
ये मेरी पड़ोसन और मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए आप तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तेरे हाथ का खाना खाने नहीं बल्कि तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाना चाहती है, पर क्यों? बहू ऐसा नहीं पूछते। माँ जी, मैं बस पूछ रही हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं कहाँ और किस लिए जा रही हूँ। साधना की बात सुनकर विमला सावित्री की तरफ देखने लगती है। तभी साधना हंसते हुए कहती है, अरे आंटी जी, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। बताइए कब चलना है? साधना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद साधना अपनी पड़ोसन सास के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो उसके छोटे से घर को देखकर कहती है, आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। आई एम सॉरी, लेकिन इतना तो हमारा हॉल है। आपको पता है मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा है? साधना के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री और विमला दोनों ही सन खड़ी हो जाती हैं। बहू ये तू क्या कह रही है? ये मत भूल कि ये हमारा घर नहीं बल्कि पड़ोसन का घर है। आई एम सॉरी माँ जी, पर मैं आंटी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे मायके का हॉल आंटी जी के घर से बड़ा है। चुप कर जा बहू, चुप कर। मानती हूँ तेरा मायका बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए चुप हो जा। सावित्री की बात सुनकर साधना चुप्पी साध लेती है, लेकिन विमला को ये बात बहुत बुरी लगती है। पर बेचारी करती भी क्या, आखिर उसने ही साधना को अपने घर बुलाया था, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं बोलती और उसे बैठने के लिए कहती है। आंटी जी, आपके घर का सोफा कितना पुराना है? साधना ये बात बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसको आंख दिखाने लगती है। उप्स, आई एम सॉरी, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि मेरे मायके में ना इससे बढ़िया क्वालिटी के सोफे हैं। आपको पता है, आप एक बार बैठोगे ना, ऐसा लगेगा कि आप किसी सॉफ्ट चीज पर बैठ रहे हैं। साधना की ये बात सुनकर एक बार फिर विमला को बुरा लगता है और इस बार वो गुस्से में साधना से कहती है, साधना बहू, माना कि तेरा घर मेरे घर से बड़ा है, माना कि तेरे घर का सोफा मेरे घर के सोफे से अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तेरा घर नहीं बल्कि मेरा ही घर अच्छा है। तू चाहे कितनी भी अमीर घर से क्यों ना हो, लेकिन ये मत भूल वो अमीर घर अब तेरा नहीं रहा। सावित्री बहन माफ करना, लेकिन आपकी बहू मुंह फट है और इतना कंपैरिजन करती है कि कुछ पूछो ही मत। और आपकी बहू का क्या ही बताऊं, अगर आपकी बहू का यही हाल रहा ना तो मैं लिख कर दे रही हूँ, आपका उठना बैठना हर किसी के साथ बंद हो जाएगा। विमला सॉरी, मेरी बहू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहू में ना थोड़ा सा बचपना है, इसलिए वो कुछ भी बोल जाती है। साधना बहू चल यहाँ से। सावित्री अपनी बहू को घर वापस ले आती है और उसे डांटते हुए कहती है, तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरे मायके के जितने हम अमीर नहीं हैं और हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। और इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहूंगी कि अब तू मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रह रही है, इसलिए तुझे अपने ससुराल के तौर तरीके जल्दी ही अपना लेने होंगे, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती। मैं बस ये बताती हूँ कि मेरा मायका कैसा है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो। साधना की बात का सावित्री कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। साधना की जो आज हरकत थी उससे सावित्री बहुत नाराज थी और बस इसलिए साधना अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी, आई एम सॉरी ना, मुझे माफ कर दो। पक्का मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचूंगी। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसकी तरफ देखती है। पक्का ना? तो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी? हाँ माँ जी, पक्का आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमें किसी चीज की प्रॉब्लम हो। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसको माफ कर देती है, पर तभी साधना अपनी सास का बेड देखती है और कहती है, माँ जी, आपका बेड कितना पुराना हो गया है। आपको पता है मेरे मायके में ना मेरी मॉम का बेड कितना बढ़िया था, पूरा गोल बेड था। मैंने ही पसंद किया था वो बेड उनके लिए। बहू तो फिर से शुरू हो गई। आई एम सॉरी। वो लगता है माँ जी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगी। इस तरह साधना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती और सावित्री को अपनी बहू को इसी रूप में अपनाना पड़ता है। निमिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और काम में बहुत ही कुशल थी। वो अक्सर चुप ही रहा करती थी और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो उससे पहले उसकी माँ उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जी गार्डन में गाना गाते हुए कपड़े सुखाने डाल रही थी। सच धज के मैं जरा पन ठन के बान चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा
निहार लो खुद अपनी नजर उतार। तभी शालिनी जी को कोई काम याद आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। वहीं बाहर सड़क से जा रहा शिवम इतनी मीठी मधुर आवाज सुनकर उस आवाज का कायल हो जाता है। ये इतनी मधुर आवाज किसकी है भला? वो गेट से अंदर झांक कर देखता है और तभी निमिता बाहर गार्डन में आती है। ओए होए होए होए, ये तो बला की खूबसूरत है। भगवान एक ही इंसान में इतने गुण कैसे दे सकता है? एक तो खूबसूरत, ऊपर से आवाज इतनी मधुर। भगवान, इससे शादी हो जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शिवम अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और निमिता से शादी करने की जिद करता है। वहीं अगले दिन शिवम और उसके माता पिता निमिता के घर जाकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। बेटा निमिता, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन उनके सामने अपना ये मुंह बिल्कुल मत खोलना। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। आइए भाई साहब, ये आप ही का बेटा है ना? नहीं जी नहीं, हम तो कचरे के डिब्बे से उठा कर ले आए थे। जी? अरे ऑफ कोर्स हमारा ही बेटा है। अरे आंटी, मम्मी की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपकी बेटी कहाँ गई? हाँ, वो बस आ ही रही है बेटा। तभी निमिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। निमिता इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। वैसे मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जितनी तारीफ की थी उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन निमिता को कहिए ना कुछ बोल कर बताए। जब से हम आए हैं बस आप ही बोली जा रही हो। तभी शालिनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हाँ निमिता, वो वाला गाना सुनाओ ना जो तुम उस दिन गार्डन में खड़ी होकर गा रही थी। शिवम इतना कह ही रहा होता है कि तभी शालिनी उसे टोक देती है। बेटा अभी ना निमिता के मुंह में छाले आए हैं, वो बोल नहीं सकती बेटा, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। वहीं दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में निमिता और शिवम की शादी हो जाती है। वहीं शादी की पहली रात। निमिता यार कुछ बोलो ना, जब से तुम्हें देखा है बस एक दफ़ा तुम्हारा वो गाना सुना था उसके बाद तो तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। जानो वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज़। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है, छच धच तो मैं डलान ले, बात टालूंगी नहीं चैना। अरे बस बस बस, ये कैसे बोल रही हो तुम निमिता? जरा ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिवम गुस्से में बौखला कर बाहर आ जाता है। माँ माँ, ये क्या किया आपने? मेरी शादी एक तोतली लड़के से करा दी है। तोतली? हाँ माँ, तोतली, वो तोतली है माँ। तभी निमिता वहाँ आती है। माँ जी तो ना, ये मुझे बाल बाल तोतली तोतली बोल रहे। निमिता की तोतली आवाज सुनकर पास ही खड़ी उसकी ननद पारो और जिठानी सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। देवरानी जी तोतली है, वाह जी वाह। देखो ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी की आवाज सुनकर कितना मजा आ रहा है। पारो और भाभी, आप दोनों हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है? हाँ देवा जी, यहाँ तो आपकी लाइफ की शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बड़ी बाबू चुप। बोल बेटा, अब क्या हुआ? बोलू क्या बोलू? मेरी बीवी तोतली है माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया, ये इन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, फिर सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझे खुद पसंद किया था ना, तो हम जेल कैसे जाएंगे?
वैसे वो चक्की नहीं, गेहूं होता है माँ जी। हाय राम, चित भी इसकी पट भी इसकी। बेटा अब तो तू ही संभाल इसे, तेरी पसंद है, तू ही जाने। फिर शिवम वहां से चला जाता है और पीछे पीछे निमिता भी। अरे लुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। देखते जाइए ये तोतली बहू घर में कितना हंगामा करवाती है। वहीं अगले दिन सुबह सुबह, भाभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफिन पैक कर दो ना। अरे देवर जी, अब तो आपकी शादी हो गई है, भाभी का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ो अब। कहो ना अपनी तोतली बीवी को कि टिफिन पैक कर दे। एदी, ये लो आपका डिब्बा तैयार है। तभी शिवम चिढ़कर ऐसे ही वहां से चला जाता है। वहीं निमिता के तोतलेपन के कारण घर में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी ढंग से उससे बात नहीं करता था। माँ जी, मैं बादल जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जाना है तो बाजार जाना, बादल पर क्यों जा रही है? बादल मम्मी जी, बादल। सासू माँ, वो बाजारी कह रही है। अरे नहीं नहीं, तू जा, तुझे जो चाहिए लेकर आ। और हाँ, एक फेविस्टिक लेकर आना। वो क्यों माँ दी? तेरा मुंह बंद करने के लिए तोतली। जा अब, फूटे भाग मेरे, न जाने कौन सी घड़ी में मैं ये तोतला नमूना घर ले आई। निमिता को सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वहीं बाजार में सभी निमिता को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो मिसेस शर्मा की तोतली बहू है ना? हाँ हाँ, ये वही है, बहुत ही फनी है। रुक ना, डेमो दिखाती हूँ। ओह हेलो निमिता, कैसी हो? दी आप तो, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ना तुम्हारी सास की सहेली हूँ और पड़ोसन भी हूँ। अत्ता आंटी जी, आप ही वो औरत हो जिसकी माँ जी बहुत तारीफ करती है। मैंने सुना है कि आप टकली और नकली बाल लगाकर घूमती हो, और ये आपकी डांट भी ना नकली है। व्हाट रबिश, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, तोतली कहीं की। फिर निमिता वहां से चली जाती है। नाइस डेमो। निमिता जुबान से तोतली होती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वहीं वो कभी किसी को खुद के ऊपर कोई कमेंट करने का मौका ही नहीं देती थी। केवल परिवार वाले ही बोल सकते थे जो भी बोल सके। फिर एक दिन, शिवम जी, कब तक गुट्ठा लाओगे? गुट्ठा ठोक दो ना। देवरानी जी, गुस्सा है, पान थोड़ी ना है जो पिक मारने की जगह ना मिले तो घोंट ले। भाभी, गुट्ठा घुटने को कहा है मैंने, घुटने को। भाभी वो गुस्से को थूकने के लिए कह रही है, घोटने के लिए नहीं। देखा देवर जी, अब कितना प्यार करते हो निमिता से कि आपको उसकी ये तोतली टूटी फूटी भाषा भी बखूबी समझ में आती है। अरे जब इतना ही प्यार है तो फिर गुस्सा क्यों हो उससे? बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, इससे अच्छी लड़की तुझे ना मिलने वाली। अरे वो पड़ोसन सोनिया, जिसका मुंह मैं कभी नहीं बंद कर पाती, इसने तो अपनी तोतली जुबान से उसकी अकल ठिकाने लगा दी। अब जैसी भी है, मेरी तोतली बहू है कमाल की। तो इच्छी बात पे एक गाना हो जाए। नहीं,